कि अभी बिहार के अंदर जो है, भागलपुर के अंदर खबर को जो है हाईलाइट नहीं किया जा रहा है कि जहां पर मोदी जी कहते हैं कि एक पेड़ अपनी माँ के नाम, वहीं पर वही मोदी जी 10 लाख पेड़ को अडानी के नाम कर दिए। हमारे देश के डेमोक्रेसी पर तो असर पड़ेगा ही, लेकिन हमें जो ऑक्सीजन मिलता है इससे हमें और हमारे देशवासियों को देश पर कितना बड़ा असर पड़ेगा। अरिबा जी, मैंने आपके जो एक्शन आप लड़े थे उसमें मैंने देखा था कि अक्सर युद्ध आपके साथ थे, अक्सर लोग अक्सरियत आपके साथ थी, तो आपको ऐसा लगता है कि आने वाले 5 या 10 वर्षों में वो जो थे आपका ही साथ रहे और आपको ऊंचे मकाम तक पहुंचाए। वालिद मोहतरम जो है वो एमएलए रह चुके हैं यहाँ के, तो आपको लगता है कि आपके सफर में आपके वालिद साहब का बहुत ज्यादा किरदार नुमाया है जो इस सफर में आपको आसानी दिलाया हो। शाहीन बाग आपकी पहचान है, आपको लगता है कि शाहीन बाग और शाहीन बाग के अवाम, यहाँ के युद्ध आपके सफर में आपका जो है अहम रोल अदा किया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी का हमारे भाई की आवाज़ में खुशामदीद। मैं हूं भाई मुसरान और आप देख रहे हैं भाई की आवाज़। आज हमारे साथ एक ऐसे बावकार बाइज्जत शख्सियत जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शाहीन बाग की पहचान और यहाँ के दिलों की धड़कन अरीबा खां साहिबा हमारे साथ जुड़ी हुई है। सबसे पहले मैं इनका दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने हमारे लिए अपनी कीमती वक्त निकाला और हमारे चैनल में आपका जो है खुशामदीद है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सभी व्यूअर्स को। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप जो है अपना इंट्रोडक्शन दे दे कुछ। मेरा नाम अरीबा आसिफ खान है और मैं दिल्ली में जो ओखला विधानसभा लगती है उसमें एक शाहीन बाग वार्ड है। वैसे तो वार्ड का नाम अबुल फजल एनक्लेव है, लेकिन उसका एक कोर हिस्सा जो है वो शाहीन बाग है, क्योंकि शाहीन बाग से हर इंसान आज की तारीख में वाकिफ़ है। जो एक CANRC आंदोलन चला था, तो यहाँ से मैं काउंसलर हूँ, कांग्रेस पार्टी की नुमाइंदा हूँ और अभी मैंने इसी साल फरवरी में MLA का इलेक्शन भी लड़ा था ओखला विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के टिकट। अरिबा जी, मैंने आपके जो एक्शन आप लड़े थे उसमें मैंने देखा था कि अक्सर युद्ध आपके साथ थे, अक्सर लोग अक्सरियत आपके साथ थी, तो आपको ऐसा लगता है कि आने वाले 5 या 10 वर्षों में वो जो थे आपका ही साथ रहे और आपको ऊंचे मकाम तक पहुंचाए? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जब मेरा काउंसलर का इलेक्शन हुआ था उस टाइम पर जो एक ओखला में एक यंग पॉपुलेशन है और यूथ यहाँ बड़ी तादाद में है और बहुत सारे यहाँ पर एक बड़ी परसेंटेज यंग लोगों की वो है जो यूपी से या बिहार से यहाँ एजुकेशन के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी भी है और तालीम हासिल करने आते हैं। तो बहुत बड़ी तादाद यंग लोगों की ऐसी थी जो बहुत एनर्जेटिक हैं और एक ऐसा नुमाइंदा चाहते हैं जो एजुकेटेड हो, जो अवेयर हो चीज़ों से। और देखिए, मैं ये बात कहती हूँ कि जब तक यंग लोग सिस्टम का पार्ट नहीं बनेंगे तब तक हम सिस्टम में वो चेंज एक्सपेक्ट ना करें, वो डेवलपमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जो हम लोगों का विज़न है। और उसी विज़न से मैंने ये कदम उठाया था और बहुत मेरे भाइयों ने, मेरी बहनों ने मुझे इसमें सपोर्ट किया और आज उन्हीं की बदौलत मैं यहाँ बैठी। आप जब इस सफ़र में आए तो जैसे कि आपके वालिद मोहतरम जो है वो MLA रह चुके हैं यहाँ के, तो आपको लगता है कि आपके सफ़र में आपके वालिद साहब का बहुत ज़्यादा किरदार नुमाया है जो इस सफ़र में आपको आसानी दिलाया हो? जी बिल्कुल, 100%। मुझे कहने में कोई वो नहीं है कि उनकी बदौलत और उनका जो एक पॉलिटिकल करियर रहा, और स्पेशली देखिए ओखला में उन्होंने अपना वजूद तब बनाया पॉलिटिक्स में जब कांग्रेस की सरकार होती थी दिल्ली में भी, सेंटर में भी, और वो इंडिपेंडेंट काउंसलर जीते थे और दो बार, एक बार भी नहीं, 2 बार इंडिपेंडेंट काउंसलर बने, फिर एक बार इंडिपेंडेंट MLA बने। फिर शीला दीक्षित जी से उनको बहुत उनसियत थी तो उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कराई। दूसरी बार कांग्रेस के उन 8 MLAs में थे जिन्होंने पहली बार केजरीवाल की सरकार बनवाई थी। तो उनका एक देखिए पॉलिटिकल करियर जो रहा है, लेगेसी मैं कहूँगी कि उन्होंने ओखला को अपने खून और पसीने से सींचा है और कहीं ना कहीं मेरे लिए इंस्पिरेशन वो है बहुत बड़ी कि जिस तरह से उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी एक तरह से ओखला को हाँ, तो उसी तरह उतनी तो देखिए इन लोगों ने जितना काम कर दिया, हम कोशिश करते हैं कि उनके फुटस्टेप्स पे चलें और जितना पॉसिबल हो सके करें। और शाहीन बाग आपकी पहचान है ना? शाहीन बाग आपकी पहचान है। आपको लगता है कि शाहीन बाग और शाहीन बाग के अवाम, यहाँ के युद्ध आपके सफ़र में आपका जो है अहम रोल अदा किया है? बिल्कुल। देखिए, शाहीन बाग मेरे लिए इसलिए भी बहुत अहम है, पूरा इलाका ही अहम है, ऐसी एक कोई स्पेसिफिक लोकेलिटी की मैं बात नहीं कर रही, लेकिन क्योंकि शाहीन बाग का नाम जब CNRC का प्रोटेस्ट चल रहा था तो पूरी ओखला की आवाम
पूरी ओखला की आवाम उस वक्त उस प्रोटेस्ट में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। लेकिन शाहीन बाग की एक रोड जो है 13A रोड, उससे क्योंकि वो एक आंदोलन चला तो इस वजह से शाहीन बाग का नाम बहुत हाईलाइट हुआ। और देखिए उस टाइम पर जो मेजर प्रोटेस्ट की जो पार्टिसिपेशन था वो खवातीनों का था, और खवातीनों ने ही वो रोड पे बैठकर अपना प्रोटेस्ट दर्ज किया था। और मेरे लिए इसलिए ये बहुत बड़ी बात थी इस सीट से जीतना, क्योंकि शाहीन बाग को एक तरह से एक गलत लाइट में दिखाने की बहुत कोशिश करी गई थी कि 100-100 रुपए लेके ये औरतें बैठी हुई हैं या बिरयानी के लिए बैठी हुई हैं। तो ऐसे हालातों में जब मुसलमान औरतों को बहुत ही एक तरह से ऑप्रेस्ड दिखाया जाता है कि ये बेचारी हैं, या इनको पढ़ाई लिखाई नहीं करने दी जाती, या इनको घरों में बंद किया जाता है, ऐसे टाइम पे मुसलमान खवातीनों ने एक ऐतिहासिक मोमेंट दर्ज किया प्रोटेस्ट में। और दूसरा, मैं एक मुस्लिम लीडर होने के नाते जिस तरह लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, तो मेरे लिए ये बहुत बहुत अहम वो रहा माइलस्टोन। जैसे कि अरिबा जी, आपको देखकर बहुत सारे जो है ऐसे बहुत सारे लड़कियां हैं, मुस्लिम लड़कियां हैं, आपको देखकर आपको सुनकर, क्योंकि मैं आपका भी देखता हूं, आपका भी सुनता हूं, आप जब बात करते हैं तो उसमें एजुकेशन भरी रहती है, एजुकेशन से बात करते हैं और सुनने में जो सामने वाला आता है उस पर असर करता है। तो जैसे आपको जो सुनकर कोई इस मैदान में आना चाहे तो उसके बारे में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं यही मैसेज दूंगी कि बहुत ज़रूरी है आज की तारीख में कि मुस्लिम लीडरशिप जो है, स्पेशली मुस्लिम लीडरशिप, उसको आगे आना चाहिए, उसे हमें प्रमोट करना चाहिए, उसको सिस्टम में लाना चाहिए। और गैर मुस्लिम भी जो यंग लोग हैं, जो लड़कियां हैं, जो एस्पायर करती हैं कि वो किसी तरह पॉलिटिक्स में आए, हम तो बहुत सपोर्ट करते हैं कि फीमेल लीडरशिप का आना बहुत ज़रूरी है। आप देखिए आज की तारीख में लोकसभा में सिर्फ और सिर्फ 2 मुस्लिम लीडर हैं फीमेल, 2 मुस्लिम फीमेल लीडर्स हैं सिर्फ आज की तारीख में। हमारा पार्टिसिपेशन क्योंकि इतना कम रहता है, इस वजह से हमारी आवाज़ उठाने के लिए लोग कम पड़ जाते हैं। आप जब तक उस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे, आप अपने लोगों की आवाज़ नहीं उठा पाएंगे। देखिए कई जगह ये होता है, बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट भी हैं जो आवाज़ उठाते हैं, जो इश्यूज़ को रेज करते हैं, जो एक्सप्लॉयटेशन और ऑपरेशन के खिलाफ काम करते हैं, लेकिन जब आप एक सिस्टम का हिस्सा बन के आवाज़ उठाते हैं तो उसका इम्पैक्ट बहुत अलग होता है। और यही हम लोग कोशिश करते हैं कि देखिए इलाके का डेवलपमेंट तो ज़रूरी है ही, उसी के लिए हमें चुना भी जाता है, लेकिन डेवलपमेंट के साथ साथ जो मुद्दे हैं इलाके के, और स्पेशली जो मुस्लिम्स पे जो जिस तरह से जुल्म और ज़्यादती करी जा रही है, उसके खिलाफ हम लोग ज़रूर आवाज़ उठाएं, ये हम पे फ़र्ज़ है। अभी मैं शाहीन बाग में आया सफ़र करके बहुत दूर से, तो मैं जिस रास्ते से गुजर रहा था, 40 फुट रास्ता यहाँ पे सड़क है, तो जब मैं रास्ते से गुजर रहा था तो मेरा दोस्त ने कहा वहाँ पे चलने के लायक सड़क नहीं है, तो हम चलते में बहुत दिक्कत होती सड़क पे। मेरा दोस्त बोला कि अभी यहाँ का जो MLA अमानतुल्लाह साहब है, अगर इसकी जगह पर हमारे अरिबा आपी होती तो इसका ये हालत नहीं होती। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए हमारा जब MLA का इलेक्शन हुआ तो यहाँ BJP का भी कैंडिडेट था, आम आदमी पार्टी के सिटिंग MLA थे, वो भी लड़ रहे थे, और MIM के कैंडिडेट थे, हम कांग्रेस के थे। एक वाहिद हम थे, एक वाहिद कैंडिडेट। मैं दावे से ही बात कह सकती हूँ, आप मेरी सारी रिकॉर्डिंग्स निकाल लीजिए, इंटरव्यूज निकाल लीजिए इलेक्शन के वक्त की, और बाकी कैंडिडेट्स की भी निकाल लीजिए। मैं दावे से आपसे ये बात कह रही हूँ कि एक वाहिद मैं थी जो डेवलपमेंट के ऊपर बात कर रही थी। जितने कैंडिडेट्स थे, BJP के जो कैंडिडेट थे वो आपका हिंदू मुस्लिम की बुनियाद बना के और मोदी जी के नाम पर वोट मांग रहे थे। जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट थे, जो अभी सिटिंग MLA भी हैं, वो BJP का डर दिखा के मुसलमानों से वोट मांग रहे थे कि मुझे वोट दे दो वरना BJP जीत जाएगी। वो अपने डेवलपमेंट या कामों की बुनियाद पर वोट नहीं मांग रहे थे। सब प्रूफ है, रिकॉर्डिंग्स आप निकाल सकते हैं। जो MIM के कैंडिडेट थे वो तो बेचारे जेल में थे, शिफा भाई मेरे बड़े भाई की तरह है वो, लेकिन उनका काडर था, वो किस बात पे वोट मांग रहा था कि हमारा भाई जेल में है, उसे जेल से निकलवाना है, इसलिए आप वोट दीजिए। एक वाहिद मैं थी जो डेवलपमेंट पे बात कर रही थी, और क्यों कर रही थी, मैं भी चाहती तो इस तरह का कोई पॉलिटिकल मुद्दा उठा के वोट मांगती। मैं इसलिए डेवलपमेंट पे बात कर रही थी क्योंकि देखिए जब इलेक्शन आता है ना तो दुनिया जहान की बातें होती हैं, लेकिन जब इलेक्शन खत्म हो जाता है तो अगले 5 साल लोग इन्हीं सड़क, सीवर, बिजली, पानी, मीटर के लिए रोते हैं 5 साल। और ये अहम मुद्दे होते हैं जिनकी बुनियाद पर आप अपना नुमाइंदा चुनना चाहिए आपको, कि वो आपके 5 साल या तो अच्छे बनाएगा या बुरे बनाएगा। ये कम्युनल पॉलिटिक्स जो BJP आज की तारीख में कर रही है, तो आप देख लीजिए ना देश का क्या हशर हुआ है। आपको रोजगार नहीं है, महंगाई बिल्कुल सारी लिमिट्स क्रॉस कर रही है, जितने भी इश्यूज हैं
और देखिए यही होता है जब आप डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स ना करके और मुद्दों की पॉलिटिक्स करते हैं। आपके सामने इस वक्त सबसे बड़ा एग्जाम्पल नेपाल का है, आपके सामने बांग्लादेश का एग्जाम्पल है, आपके सामने श्रीलंका का एग्जाम्पल है। जब आप डिवाइड एंड रूल पॉलिटिक्स करते हैं, जब आप कम्युनल पॉलिटिक्स करते हैं, जब आप कास्ट और क्लास की बुनियाद पे डिवाइड करके पॉलिटिक्स करते हैं, तो उसका रिजल्ट वो एक लेवल तक चलती है। उसका रिजल्ट वही होता है जो आपको इन 3 कंट्रीज का देखने को मिला है। और वही पैटर्न इंडिया में फॉलो किया जा रहा है कि यहाँ डेवलपमेंट के ऊपर तो कोई बात ही नहीं करता है, ना उस पर तवज्जो दी जाती है। जो यूथ है, जो युवा है, वो आज की तारीख में कितना बेरोजगारी की मार है उसके ऊपर। महंगाई और चुभती है जब बेरोजगारी होती है। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि अभी बिहार के अंदर जो है, भागलपुर के अंदर खबर को जो है हाईलाइट नहीं किया जा रहा है कि जहां पर मोदी जी कहते हैं कि एक पेड़ अपनी माँ के नाम, वहीं पर वही मोदी जी 10 लाख पेड़ को अडानी के नाम कर दिए। हमारे देश के डेमोक्रेसी पर तो असर पड़ेगा ही, लेकिन हमें जो ऑक्सीजन मिलता है इससे हमें और हमारे देशवासियों को देश पर कितना बड़ा असर पड़ेगा? देखिए, जो आपने भी किस्सा जो बताया है, ये अभी कुछ दिन से बहुत न्यूज़ वायरल हुई है कि इस तरीके से मेरे ख्याल से 1055 बीघे या कुछ लैंड है जो अडानी जी को मात्र 1 रुपए पर साल की रेंट पर दिया गया है 30 सालों के लिए, वहाँ पे बिजली बनाने का वो सेटअप बनाने के लिए। और उसमें करीबन 10 लाख पेड़ काटने का, आज सुबह मैं वीडियो देख रही थी कि वहाँ पेड़ का काटने का काम शुरू भी हो चुका है और इन्होंने ब्लॉक कर दिया है सारा एरिया ताकि गांव वाले अंदर ना आ सकें। और देखिए, ये हाल है गोदी मीडिया का, जिन्हें हम गोदी मीडिया कहते हैं तो गलत नाम नहीं रखते हैं। अभी मोदी जी कौन से पेड़ का कौन सा आम खाना पसंद करते हैं, इसके ऊपर तो सारे नेशनल मीडिया चैनल 1-1 घंटे का प्रोग्राम चलाएंगे। लेकिन आज की तारीख में जो 10 लाख पेड़ काटने की बात हो रही है अडानी को खुश करने के लिए, उसके ऊपर आप देखिए एक भी मीडिया चैनल तैयार नहीं है दिखाने के लिए। ये वो मीडिया रिपोर्टर्स हैं जो आज भी देश से वफादार हैं, जो YouTube पे अपनी कोशिश करते हैं अपने चैनल्स को प्रमोट करने की और सच्चाई लोगों के सामने लाने की। ये उनकी बदौलत है कि आज खबरें हम लोगों तक पहुंच पा रही हैं, वरना जो नेशनल मीडिया है उनका हाल आप देख रहे हैं कि वो सिर्फ अपीजमेंट की खबरें चलाते हैं, जहां बीजेपी की तारीफ करनी हो या प्रधानमंत्री जी की तारीफ करनी हो। और आप देखिए, बहुत अफसोस की बात है कि आज पूरा सिर्फ हमारा देश, हमारा मुल्क नहीं, पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग के क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं ये हम लोगों के सामने है। किस तरह से ग्लेशियर्स बहुत स्पीड से मेल्ट हो रहे हैं। आप अगर इंडिया की बात करें तो आप देखिए, ये जो आज जो फ्लड्स की सिचुएशन जो बनी है और जो ज़रूरत से ज़्यादा बारिशें हुई हैं और कल भी देहरादून में बादल फटा है, ये सारे जो हालात बने हैं ये कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है। और अभी मैं पढ़ रही थी कि ला नीनो इफेक्ट इस बार और यहाँ इंडिया में रहेगा और ज़रूरत से ज़्यादा सर्दियाँ इस बार ये आपका नवंबर, दिसंबर, जनवरी में पड़ेंगी। तो ऐसे हालातों में हमें, जो आप कह रहे हैं कि वो एक पेड़ माँ के नाम जो ये लोग ड्राइव चलाते हैं, उसका रिजल्ट आप देख रहे हैं कि पेड़ तो आपको कहीं नए दिख नहीं रहे। ये तो सिर्फ प्रोपेगेंडा वाली बातें होती हैं कि फोटो खिंचवा लिया और मीडिया में चलवा दिया। हकीकत आपके सामने है कि किस तरह चोरी छुपे अपने मालिकों को, मैं तो मालिक ही कहूंगी कि ये जो बीजेपी के मालिक हैं अडानी, इनको खुश करने के लिए किस तरीके से ये टैक्टिक्स अपनाई जा रही हैं। बहुत अफसोस की बात है कि आप अपने मुल्क को बचाने की जगह उसको बर्बाद करने में लगे हुए हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें अपने देश से, अपने मुल्क से मोहब्बत ही नहीं है। ये कुछ सालों में इस देश को पूरी तरह बर्बाद करके, सारी चीज़ें प्राइवेटाइज करके, सब बेच बाच के, रेलवे, एयरपोर्ट सब बेच बाच के ये इस देश से भाग के कहीं सेटल हो जाएंगे जाके, लेकिन सफ़र करने के लिए हम और आप रह जाएंगे यहाँ मुल्क। आपसे मिलकर हमें अच्छा लगा और आपका दिल की गहराई से मैं शुक्रिया अदा करता हूं। भाई की आवाज़ भी, हमारे व्यूवर्स सभी। आखिर में हमारे व्यूवर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी देखिए, मुझे आज बहुत अच्छा लगा आपसे भी मुलाकात कर और आपके साथ गुफ्तगू करके। और इंशाल्लाह देखिए, मैंने कहा भी कि ऐसे ही लोग, हमारे भाई जो हैं, जो मेहनत कर रहे हैं इस मुल्क की जो असलियत है वो दिखाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए, हर मुद्दे पर बात करने के लिए, आप लोग ज़रूर इन लोगों को सपोर्ट करिए, प्रमोट करिए जितना हो सकता है, क्योंकि मुल्क की असली हकीकत और आपके और मेरे जो असल हालात हैं वो यही लोग उससे रूबरू करा रहे हैं। और हम भी कोशिश करते हैं कि ऐसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो आप लोगों से भी मेरी इल्तिजा है कि अपने भाई को ज़रूर सपोर्ट करें। जज़ाकल्लाहु हसनुल जज़ा।